नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में जो हमारा चला है लौकिक साहित्य। ठीक है, अब देखिए आज हम करेंगे इसमें अमीर खुसरो के बारे में। उसके बाद हमारा जो है लौकिक गद्य साहित्य आएगा। ठीक है, अभी जो हमने पीछे किया वो पद्य साहित्य था, आगे हम लौकिक गद्य साहित्य करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में, एटा जिला, ठीक है, पटियाली नामक गांव में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। ठीक है, और मृत्यु उनकी 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में। अब कई जगह 1255 इनका दिया गया है। ठीक है, मतलब इनके जो जन्म है ना, मतलब 1255 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा तब 53 ऑप्शन नहीं होगा उसमें। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ, मृत्यु 1325 में हुई। एटा जिले के पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अब आता है कि इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम, तो इनका मूल नाम अबुल हसन यमनुद्दीन, अबुल हसन यमनुद्दीन। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेना आगे अबुल हसन। वैसे अबुल हसन पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था। ओके, अब इनके गुरु का नाम क्या था। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, जो कि सूफी संत थे। ओके, सूफी संत थे। ठीक है, अब देखिए माना जाता है कि इनको अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम था। ठीक है, गुरु की मृत्यु पर इन्होंने एक दोहा भी लिखा था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने। इस तरह से जो है इनका बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है वो। ठीक है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, चहु देश, कुछ इस तरह से है वो। ठीक है, जो श्लोक था। ओके, जो दोहा था इनकी मृत्यु पर, वो था इनके गुरु की मृत्यु पर। ओके, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दोहा जो है किससे संबंधित है। तो ये दोहा अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखा हुआ था। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि अमीर खुसरो की उपाधियां कौन कौन सी थी। इनको जो उपनाम है वो कौन कौन से उपनाम दिए गए थे। उपनाम, तो सबसे पहले आता है तोता ए हिंद, तोता ए हिंद। तो तोता ए हिंद जो इनको नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया था इनको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा कवियों में राजकुमार, कवियों में राजकुमार, कवियों में राजकुमार। तो ये दिया था ईश्वरी प्रसाद द्वारा, ईश्वरी प्रसाद द्वारा इनको ये नाम दिया गया था। ठीक है, तीसरे नंबर पर हो जाएगा अवधि का प्रथम कवि, अवधि का प्रथम कवि। तो अवधि का प्रथम कवि इनको जो है राम कुमार वर्मा ने कहा है, राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। ठीक है, अवधि का प्रथम कवि। नेक्स्ट है खुसरो सुखन भी इनको कहा जाता है, खुसरो सुखन, खुसरो सुखन। तो जब ये 12 वर्ष के थे, ठीक है, जब ये 12 वर्ष की आयु के थे तो ख्वाजा इजुद्दीन ने इनको ये नाम दिया था। ठीक है, ख्वाजा, ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा इनको ये नाम दिया गया था, क्या था, खुसरो सुखन नाम। ठीक है,
अब जो अमीर खुसरो है ये लगभग 10 सुल्तानों के आश्रय में रहे थे, ठीक है। जो तुगलक वंश के सुल्तान थे उनके आश्रय में अधिक रहे थे ये, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन से लेकर जो मुबारक शाह वगैरह थे उनके राज दरबार में रहे थे। तो इसमें भी आप लोग नोट कर लेना कि 10 जो आश्रयदाता थे। आश्रयदाता कितने थे? 10 आश्रयदाता थे। आश्रयदाता 10 सुल्तान, 10 सुल्तान थे जिनके आश्रय में ये रहे थे, ठीक है। इसमें देखिए गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। मुबारक शाह वगैरह जो थे उनके आश्रय में रहे थे ये, ठीक है। ओके, अब करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं तो सबसे पहले खालिक बारी। खालिक बारी, दो सुखने, दो सुखने, गजलें, गजलें लिखी, ठीक है। नूह सिपर, नूह सिपर, किस्सा चार परदेश, किस्सा चार परदेश, परदेश है, ठीक है। किस्सा चार परदेश, ढगोसले, ढगोसले, फुटकल गद्य हो जाएगा, फुटकल गद्य, ओके। अब देखिए जो खालिक बारी रचना है ना, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है खालिक बारी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जरूरी रचनाएं सारी करवा दी आप लोगों को, और भी बहुत सी रचनाएं थी इनकी, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ओके, चलिए खालिक बारी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले खालिक बारी में जो विषय है वो क्या क्या है। ओके, तो खालिक बारी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है खालिक बारी से। तो खालिक बारी क्या है? शब्दकोश है, शब्दकोश है, ठीक है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी, तुर्की हो गया, अरबी है, फारसी है तथा हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है, तथा हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये शब्दकोश ग्रंथ है ये, ठीक है। ओके, अब देखिए जो खालिक बारी की रचना की थी वो क्यों की थी अमीर खुसरो ने? तो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या की थी? खालिक बारी की रचना की थी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को भाषा का ज्ञान देने के लिए, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को भाषा का ज्ञान देने के लिए, भाषा का ज्ञान देने के लिए रचना रची अमीर खुसरो ने, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नूह सिपर रचना थी इनकी, नूह सिपर, तो इसमें जो भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है। भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है, भारतीय बोलियों का
विस्तृत वर्णन है नूह जिपर इनकी जो रचना है उसमें। ओके, अब देखिए जो पहेलियां व मुकरियां है ना, इनकी उनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। तो सारे पॉइंट आप लोगों ने नोट करने हैं। पहेलियां, पहेलियां व मुकरियां, तो इसमें क्या है, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता। ठीक है, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है पहेलियों व मुकरियों में इनकी। ओके, अब मुख्य तथ्य देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में। ओके, तो पहला पॉइंट है, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि इनको माना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखिए लिखेंगे, इनको इस्लाम व भारतीय संस्कृति का संगम भी माना जाता है। ठीक है, इस्लाम व भारतीय संस्कृति का संगम स्थल या समन्वय करने का प्रतिनिधि भी माना जाता है। ठीक है, इस्लाम व भारतीय संस्कृति, इस्लाम व भारतीय संस्कृति का पावक संगम या समन्वय करता भी अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अमीर खुसरो जो है फारसी के अच्छे विद्वान थे। अब देखिए, इनको खड़ी बोली भी आती थी और फारसी के भी ये अच्छे विद्वान थे। फारसी के अच्छे, फारसी के अच्छे विद्वान थे। ओके, फारसी के ये अच्छे विद्वान थे अमीर खुसरो। ओके, अब देखिए जो अमीर खुसरो है, फारसी के ये अच्छे विद्वान थे, परंतु इनको अपनी मातृभाषा पर भी गर्व था। ठीक है, अपनी मातृभाषा पर गर्व था, अपनी मातृभाषा पर गर्व था तथा मातृभाषा को ये जो है तुर्की, अरबी, फारसी से अधिक श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, और ये कहते थे मुझसे जो भी पूछना है ना, आप हिंदवी में पूछो। ओके, मतलब हिंदी को इन्होंने क्या कहा है, हिंदवी, हिंदी को हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। ठीक है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे जो भी पूछना है वो हिंदवी में पूछो। ठीक है, इस तरह से इनकी पंक्तियां भी है। आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा इन्होंने। ठीक है, आदिकाल में, आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य रचा अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, ओके, अब देखिए इनकी पंक्ति भी लिख लो, एक जो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे भारत के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, मुझसे भारत के बारे में
कुछ पूछना या कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, भारत के बारे में कुछ पूछना या जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। भारत के बारे में मुझसे कुछ इस तरह से है पंक्ति। भारत का आप लोग लिख लो इसको खुद आगे। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, मुझसे भारत के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो जानो, ठीक है। मतलब इस तरह से, एग्जैक्ट मेरे को पूरे वर्ड याद नहीं है इसके, ठीक है, कि किस तरह से इनके वर्ड थे आगे वाले। ओके, चलिए यहाँ पर अमीर खुसरो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है हम करेंगे लौकिक गद्य साहित्य। ओके, ये पीछे जो हमने किया ये लौकिक पद्य साहित्य था, लौकिक। अब गद्य साहित्य है हमारा। ओके, अब देखिए लौकिक गद्य साहित्य में जो चार यहाँ पर हम ग्रंथ पढ़ेंगे ना, वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। उनकी डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए, उनके विषय वस्तु वगैरह सब पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो पहली है कुबले माल कहा। कुबले माल कहा, ठीक है। तो ये जो है 9वीं सदी की रचना है, 9वीं सदी की। और जो इसकी जो रचयिता है वो है अद्यतन सूरी। उद्यतन सूरी, उद्यतन सूरी, ठीक है। 9वीं शताब्दी की रचना है, उद्यतन सूरी इसके रचयिता है। दूसरी रचना है राउल वेल। राउल वेल, तो देखिए ये जो रचना है ये 10वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है। 10वीं शताब्दी की है, कवि है रोडा कवि। कई जगह रोड कवि लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो राउल वेल है, 10वीं शताब्दी की रचना है, रोडा कवि है। अब देखिए इसके बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट तथ्य है, तो ये प्रथम शिलांकित कृति है। प्रथम शिलांकित कृति मतलब शिलाओं में लिखी हुई प्रथम कृति है जो प्राप्त है, ठीक है। और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगर इसका काव्य रूप पूछा जाए तो ये चंपू काव्य है। ओके, अब इसमें जो नायिका है वो राउल है। राउल नायिका, राउल नायिका है इसमें जो नायिका है, ठीक है। तो इसमें जो है नक्सिक वर्णन किया गया है, तो हिंदी में प्रथम जो नक्सिक वर्णन किया गया है वो राउलवेल में ही किया गया है, ठीक है। राउलवेल नायिका का नक्सिक वर्णन, नक्सिक वर्णन, और नक्सिक वर्णन की ये प्रथम रचना है, ठीक है। प्रथम रचना है ये नक्सिक वर्णन की। ओके, अब इसमें हिंदी के साथ साथ, अब देखिए ये पॉइंट भी जरूरी है, ठीक है। हिंदी के साथ साथ इसमें बोलियों का प्रयोग किया गया है, परंतु इसमें राजस्थानी प्रमुख है, ठीक है। 7 बोलियां और प्रमुख हो जाएगी राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी बोली इसमें प्रमुख हो जाएगी। अब देखिए ये जो इसकी शिलांकित कृति है ना पहली, अभी भी इसको संग्रहित करके रखा गया है मुंबई में जो म्यूजियम है वहां पर, ठीक है। अभी भी ये जो मतलब इसका जो मूल रूप है वो मिल जाएगा अभी भी। ओके, तो राउलवेल रोडा कवि की रचना है, 10वीं शताब्दी की रचना है ये, ठीक है, और शिलांकृत कृति है ये। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना है, ठीक है। पंडित दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा, ठीक है, पंडित दामोदर शर्मा की ये रचना है।
ओके। और इसमें बनारस व आसपास के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। बनारस व आसपास के क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बनारस वो उसके आसपास के क्षेत्र है, इसलिए उसमें का जो काव्य रूप है वो भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको, HPD ने इसको अत्यंत महत्वपूर्ण रचना माना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। ठीक है, अब ये जो ग्रंथ है ना ये व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट का टिक कर लो आप लोग यहाँ पर। तो ये व्याकरण शास्त्र से संबंधित है, व्याकरण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 12वीं शताब्दी की रचना है, दामोदर कवि है। ठीक है, जौनपुर के आसपास के क्षेत्र का वर्णन है और व्याकरण से संबंधित ये ग्रंथ है। बस यही पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, अब देखिए वर्ण रत्नाकर जो है 14वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने कुबले माल कहा 9वीं शताब्दी की थी, राउलवेला 10वीं शताब्दी की थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की थी और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना थी। ठीक है, तो इसके रचनाकार है ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हिंदू दरबार व भारतीय जीवन पद्धति का वर्णन है। हिंदू दरबार व भारतीय जीवन पद्धति का वर्णन है। ठीक है, हिंदू दरबार व भारतीय जीवन पद्धति का इसमें वर्णन है। ठीक है, और मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ है ये। मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ओके, मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ है जो कि शब्दकोश का प्रतीक है जो शब्दकोश का प्रतीक है। ठीक है, अब इसका संपादन किसने किया? संपादन किया है सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। ठीक है, और इसमें देखिए अध्याय, मतलब जो अध्याय होते थे उसको कलोल कहा गया है। तो 8 कलोलों में ये विभाजित है, यहां पर लिख रही हूं 8 कलोलों में विभाजित है ये। ठीक है, और इस रचना को मैथिली का विश्वकोश भी कहा गया है। ओके, मैथिली का, ऊपर लिख रही हूं मैथिली का विश्वकोश भी कहा गया है। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर जो है 14वीं शताब्दी की रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार है, और इसमें क्या है हिंदू दरबार व भारतीय जीवन पद्धति का वर्णन है। ओके, और देखिए इसमें मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ है जो शब्दकोश का प्रतीक है, 8 कलोलों में विभाजित है, और मैथिली का विश्वकोश भी इसको कहा गया है। और संपादन किसने किया? सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा यहाँ पर जो है आदिकाल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक चलेगा भक्ति काल का। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।